ओके, तो आज हमने वेव सेक्शन स्टार्ट करना है। और वेव सेक्शन में आपके पास जर्नल प्रॉपर्टीज और जर्नल प्रॉपर्टीज के साथ फिर लाइट का चैप्टर, साउंड का चैप्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का चैप्टर आपके पास। तो साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो बहुत शॉर्ट है। बेसिकली साउंड में मोस्टली एको का फिनोमेना और ये सब यूज होते हैं। और लाइट का चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, और बाकी जर्नल प्रॉपर्टीज में तो खैर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें भी इतना ज़्यादा कुछ डिटेल हमारे पास नहीं होते कॉन्सेप्ट्स। तो बाकी अगर हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लें पहले वेव से रिलेटेड। तो वेव से रिलेटेड हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, जिसमें से हम टाइप ऑफ वेव्स हमें पता होना चाहिए। अगर हम जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स की बात करें तो वेव्स में हमें सबसे पहले वेव्स की टाइप के बारे में पता हो। ठीक है। और अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल कितनी टाइप्स होती हैं वेव्स की? जर्नल हमारे पास दो टाइप्स हम डिस्कस करते हैं वेव्स की। बिल्कुल सही। ठीक है, अब हमारे पास नाम जो है उनमें से नाम भी आपको याद होंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं वेव्स की, जो हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, बेसिकली टाइप्स दो हैं, एग्जांपल्स बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स और टाइप में डिफरेंस है आपके पास। तो एग्जांपल्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक दो टाइप्स की बात कर रहे हैं। और अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो बेसिकली जो इनमें हमने डिफरेंस स्टडी किया है, तो इनका डिफरेंस हमने ये स्टडी किया था कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की, तो लॉन्गिट्यूडनल बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल का वर्ड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से ड्राइव किया गया लेंथ से। इसका मतलब ये है कि जब आप पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की बात करते हो तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और प्रोपगेशन, ठीक है, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल में कि वाइब्रेशन और प्रोपगेशन, ठीक है, ये आपके पास पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा, प्रोपगेशन का जो वर्ड होता है, आप सिंपल अगर इसको कंसिडर करना चाहो तो मोस्टली हम इसको वेव डायरेक्शन भी लिखते हैं और डायरेक्शन ऑफ वेव भी लिखते हैं, कि जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव ट्रैवल कर रही है, तो बेसिकली वो आपके पास वर्ड प्रोपगेशन को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोपगेशन का वर्ड होगा, प्रोपगेशन का वर्ड आपके पास डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ वेव को। ठीक है, सब अपने अपने अकॉर्डिंगली सबने टर्म्स याद किए हैं, सबने अपने अपने अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस याद किए हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि सबका एक जैसा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेकर चलें। और बाकी हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। एग्जांपल में आपको याद होगा, हम स्प्रिंग की एग्जांपल डिस्कस करते हैं, स्ट्रिंग की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, और वो दो इंपॉर्टेंट चीजें भी हम एग्जांपल के बाद लिखते हैं। स्प्रिंग की एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, और स्ट्रिंग की एग्जांपल हो गई हमारे पास। और उसके अलावा फिर बैक एंड फोर्थ जो भी मोशन होती है, जिस तरह से स्प्रिंग मास सिस्टम भी होता है आपके पास, तो इन सब में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड आपके पास एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो हमने यहाँ मिस कर दी लिखने में। और इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पढ़े थे, उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ये थे कि आपसे जब भी वो लॉन्गिट्यूडनल के बारे में पूछे, तो लॉन्गिट्यूडनल में आपको दो बातें और याद रखनी है कि इस कॉन्सेप्ट में आपके पास कंप्रेशन होगा और रेयरफेक्शन होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कभी कभार वो बहुत आपसे जर्नल पूछता है। तो उसमें आपने बिल्कुल उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना होता है, क्योंकि अब हमारे पास एमसीक्यूज में ऑप्शन नहीं है कि हम डिटेल खुद आंसर लिख सकें। तो इस वजह से हमें बिल्कुल की टर्म्स भी याद होने चाहिए, तो उसमें फोकस होगा तो आप जल्दी आंसर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम ट्रांसफर्स में। ट्रांसफर्स बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल का ऑपोजिट हो जाएगा। और उसमें आपको ऑपोजिट पता है कि ट्रांसफर्स में परपेंडिकुलर होगी वाइब्रेशन और प्रोपगेशन। तो वाइब्रेशन आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगी टू द प्रोपगेशन।
ठीक है। और प्रोपगेशन अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव की बात हो रही है। और उसके अलावा जब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं, तो स्प्रिंग आपके पास बेसिकली ऐसी एग्जांपल है जो हम दोनों में यूज करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग को अगर आप जर्क करते हो तो वो आपके पास वेव बनाती है। अभी मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर दूंगा तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर हम लाइट की एग्जांपल लें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी फिर हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स इंक्लूड हो जाएंगी ट्रांसवर्स की एग्जांपल में। और इसमें जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे, बेसिकली इसमें कंप्रेशन रेयरफैक्शन नहीं होंगे। इसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे वेव से रिलेटेड, जिसमें हमने क्रस्ट पढ़ा था, हमने ट्रफ डिस्कस किया था। उसके अलावा वेवलेंथ हमने डिस्कस किया इसमें, और फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा टाइम पीरियड, और कोई क्वांटिटी याद आ रही हो ट्रांसफर से रिलेटेड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यही सारे फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। और अगर हम ट्रांसवर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखें, तो उसमें आपको एक चीज़ और मिलेगी कि जब हम इसकी वेव बनाते हैं तो हमें ये सारे फैक्टर्स जो हमने लिख लिए ये हमें पता होने चाहिए कि हम ड्रॉ कहाँ पर और कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ट्रस्ट और ट्रफ सबसे पहले मेंशन कर दिया। तो जब आप इसे मार्क करते हो, तो मार्क करते हुए आपको याद होता है बेसिकली इसमें कि आपके पास इसमें जब भी ट्रांसवर्स वेव को ड्रॉ किया जाता है तो उसमें अप एंड डाउन आपके पास मोशन होती है। और उस अप एंड डाउन मोशन में हमारे पास बेसिकली, अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो हमारा एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपकी मीन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, इसे हम एम्पलीट्यूड कंसिडर करते हैं। और आपके पास एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ऑल्टरनेटली, और एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जी। तो बेसिकली आपके पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से वो एम्पलीट्यूड, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ आपके पास वेवलेंथ को शो करते हैं। तो लेट सपोज अगर मैं ट्रफ से बना दूं, तो ये मेरी वेवलेंथ होगी क्योंकि मैंने दो कंसेक्यूटिव ट्रफ को सेलेक्ट किया है। ठीक है। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी आपको पता है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास कुछ सारे फैक्टर्स इस तरह से एक्सप्लेन किए जाते हैं। ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है एम्पलीट्यूड को, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। और ये आपके पास एक्सप्लेन कर रहा है वेवलेंथ को, क्योंकि ये डिस्टेंस है आपके पास बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। ठीक है। और बाकी जो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी आपको पता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, और टाइम पीरियड। और अगर हम फ्रीक्वेंसी का लिंक देखें तो वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप नंबर ऑफ वेव्स इन टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपका टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आप नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा कंसिडर करते हो तो आपको टाइम शॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब कम टाइम में ज्यादा वेव्स जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर आप चाहते हो टाइम पीरियड की वैल्यू बड़ी हो तो आपको ज्यादा टाइम में कम वेव्स जनरेट करनी पड़ेगी, तो आपका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। मतलब जो लेजी है उसके लिए टाइम पीरियड ज्यादा है, वो काम कम करेगा, और जो थोड़ा सा क्विक है, फास्ट है, तो वो ज्यादा वर्क डन कर सकता है कम टाइम में। तो कुछ इस तरह की एग्जांपल आपके पास टाइम और फ्रीक्वेंसी में भी होती है। फिर इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें आप स्पीड कैलकुलेट करते हो, स्पीड ऑफ वेव। और स्पीड ऑफ वेव के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था सिंपल सा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। और इसमें सारे फैक्टर्स आपके नोन है, v स्पीड, एफ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। तो ये हम स्पीड ऑफ वेव इससे कैलकुलेट करते थे। ठीक है। और बाकी जर्नल प्रॉपर्टीज में बेसिक आइडिया, मेन मेन फोकस हमारा यही था। बाकी हम टाइम टू टाइम देखते जाएंगे, जो टॉपिक बीच में अगर कोई ऐसा आता है जो कंफ्यूजिंग है तो हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर्टीज के हम क्वेश्चंस देखते हैं।
अच्छा हाँ, एक चीज इसमें वेव फ्रंट थी। वेव फ्रंट अभी याद आया। और वेव फ्रंट में नॉर्मली ये होता है कि अगर आप स्पीड ब्रेकर की एग्जांपल लो, जिस तरह से हमारे पास वेव बनी है ये, इस वेव पे जितने पॉइंट्स होंगे, मतलब अगर हम इस क्रस्ट की एग्जांपल लें, तो अगर आप इसे 3D में ले जाओ, ठीक है, मतलब अगर हम इस क्रस्ट की डेप्थ देखना चाहें, तो इसकी डेप्थ जो होगी बेसिकली इस पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि हम इसको अभी 3D में नहीं देख रहे, हम इसको 2D में देख रहे हैं। अगर आप 3D देखो, एक स्पीड ब्रेकर की एग्जांपल लो, तो स्पीड ब्रेकर पे क्या होता है कि अगर आप उसके एक एंड से दूसरे एंड तक, आप उसकी टॉप जो हाइट होती है, यानी जो उसका क्रस्ट होता है, उस पे पॉइंट्स मार्क करके उन्हें ज्वाइन कर दो, तो वो सारी जो उसकी ऊपर वाली शेप आपको नजर आ रही होती है स्पीड ब्रेकर की, वो शेप बेसिकली वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो आपके पास एक लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स होते हैं, उन सबकी वाइब्रेशन सेम होती है, उन सबको ज्वाइन करके आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो, तो वो शेप आपके पास रिप्रेजेंट करती है वेव फ्रंट को। ठीक है। तो ये आपके पास वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट था। अब दोबारा आते हैं अपने एमसीक्यूज पे, और डेफिनेशन अब आपको यहाँ से समझ आ जाएगी जब हम इसमें मार्क करेंगे आंसर को। तो सबसे पहले ये है कि फॉर अ ट्रांसवर्स वेव व्हाट इज अ वेव फ्रंट, और ये भी पता है कि आपको ये ट्रांसवर्स में ही होता है। लॉन्गिट्यूडनल में तो स्ट्रेट आपके पास जाती है। टॉप व्यू फ्रॉम स्पीड ब्रेकर, बिल्कुल सही। जब आप बिल्कुल टॉप व्यू लोगे स्पीड ब्रेकर का, तो वो जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, वो जो पीक आपको मिल रहा होता है वहां पर, वो आपको शो करेगा वेव फ्रंट। तो सिंपल सी बात ये होती है कि वो जो आपके पास हाइट होगी, और इस हाइट पे जितने पॉइंट्स होंगे आपके पास, ठीक है, उन्हें आप एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर लो, तो उससे आपके पास जो शेप बनेगी, जो उसका अपर सरफेस आपको नजर आ रहा होगा, वो आपको शो करेगा वेव फ्रंट को। तो a line joining all points on the same crest of a wave, so that is known as wave front। ठीक है। ओके। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल। जी, ट्रांसवर्स वेव इसलिए क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है। जब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे, तो उसमें वाइब्रेशन प्रोपेगेशन एक ही लाइन में होगी, तो उसमें आपके पास आइडिया करना जो है वो मुश्किल है। इसमें ट्रांसवर्स होती है आपके पास, तो परपेंडिकुलर होती है। इसमें डायरेक्शन ऑफ वेव फॉरवर्ड होती है, वेव आपके पास इस डायरेक्शन में मूव करती है, और वाइब्रेशन आपके पास अप एंड डाउन होती है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो वेव फ्रंट फाइंड आउट करना इजी होता है। लॉन्गिट्यूडनल में हम वेव फ्रंट इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उसमें दोनों चीजें एक ही स्ट्रेट लाइन में होती हैं, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। पार्ट टू। Longitudinal wave passes along a spring. The coil of the spring vibrates from one side to another. The diagram shows the position of the coil at one particular time. अब आपके पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हो रही है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहा है। और एक स्प्रिंग की एग्जांपल है, स्प्रिंग आपको पता है टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगा। और अब आपने बताना द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ कॉइल एट वन पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। और एक स्पेसिफिक टाइम की अगर हम बात करें, तो उस स्पेसिफिक टाइम में विच पोजीशंस आर वन वेवलेंथ अपार्ट। अब आपने बताने कि कौन सी पोजीशन आपको एक वेवलेंथ शो कर रही है। ठीक है। अच्छा, आपने ये बताने कि आपके पास कौन सी पोजीशन जो है वो एक वेवलेंथ के डिस्टेंस पर होगी, मतलब उससे आप वेवलेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, हम स्टार्ट से देखते हैं। अगर हम पहले डब्ल्यू और एक्स को चेक करें, तो डब्ल्यू पर आप देखो कंप्रेशन नजर आ रहा है आपको, और एक्स पर अगर आप देखो तो आपको बहुत ही वाइड रेयर फ्रैक्शन नजर आ रहा है, मतलब वेव्स बहुत रेयर फ्रैक्शन के उसमें है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं, तो यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है। अब हम इसको एक्स को कंपेयर करते हैं वाई एक्स से। ठीक है। तो डब्ल्यू और एक्स तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों में ही अलग अलग चीजें हो रही है। तो आपको पता है, अभी हमने वेवलेंथ की बात की थी, ट्रस से ट्रस, ट्रफ से ट्रफ। तो या तो कंप्रेशन से कंप्रेशन हो, रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन हो। ठीक है, एक आंसर आया डी। हम चेक कर लेते हैं, मैं सारे एक्सप्लेन कर दूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। वाई की बात करें, तो वाई पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन दिख रहा है। ठीक है। और एक्स में रेयरफेक्शन है, दोबारा से सेम प्रॉब्लम। तो एक्स और वाई आपके पास पॉसिबल नहीं है, वो ऑप्शन में भी नहीं है। अब उन्होंने कहा डब्ल्यू और जेड, और डब्ल्यू और जेड में प्रॉब्लम क्या है कि बीच में आपके पास जो है वो एक्स वाई के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और उसमें रेयरफेक्शन और ये सब इंक्लूड है। तो डब्ल्यू और जेड भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कंजेक्यूटिव लेना है। तो कंजेक्यूटिव का मतलब है बीच में कोई और आपके पास रेफरेंस पॉइंट ना हो। तो डब्ल्यू जेड भी पॉसिबल नहीं है,
और एक्स और जेड भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में वाई आ रहा है, तो सिंपल सा ऑप्शन है वाई और जेड। क्योंकि वाई पर देखो रेयरफेक्शन कंप्रेशन हो रहा है, और जेड पे भी अगर हम देखें कंप्रेशन हो रहा है, और बीच में आपके पास देखो बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, तो इसमें आपके पास एग्जैक्टली सिंपल आपकी वेवलेंथ बन जाएगी, तो डी आपके पास राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इस तरह के उसमें कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमने नॉर्मल ट्रांसवर्स में बनाई होती है वेवलेंथ, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं बनाई होती हमने कभी, तो इस वजह से लॉन्गिट्यूडनल में कभी कभार कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया पे रहोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, रिपल टैंक का एक टॉपिक था इसमें इम्पोर्टेंट हमारे पास। रिपल टैंक में आपको याद होगा हमने तीन चीजें पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में ये पढ़ा था कि उसमें बाउंस बैक हो जाती है। रिफ्लेक्श, जिस तरह लाइट होती है सेम एंगल से, इसी तरह से वाटर वेव्स भी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि डीप वाटर से शैलो वाटर। अच्छा, इसमें आपके पास दो तीन पॉइंट्स याद रखने के हैं रिपल टैंक में बेसिकली। रिपल टैंक में जब रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं, तो रिपल टैंक में तो जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो सेम एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन का, तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपके पास सेम एंगल होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होने चाहिए। इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जिस तरह लाइट सेम एंगल से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती है, सेम इसी तरह से वेव। दूसरी बात, जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो रिफ्रैक्शन में होती है बेंडिंग। जिस तरह लाइट बेंड हो जाती है मीडियम में, इसी तरह वाटर वेव्स भी आपके पास बेंड होती है। तो बेंडिंग में आपके पास ये होता है मीडियम चेंज होता है, तो ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन मीडियम पे। और जब आप मीडियम पे डिपेंड करते हो, तो मीडियम पे डिपेंड करने पे इसमें हमने तीन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी। और वो तीन इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि सबसे पहले अगर आप एक शैलो वाटर और एक डीप वाटर की बात करो, तो शैलो और डीप वाटर में हमने तीन फैक्टर्स कंपेयर किए थे। उन तीन फैक्टर्स में से एक फैक्टर था स्पीड, एक फैक्टर था वेवलेंथ, और एक फैक्टर था फ्रीक्वेंसी। तो उनमें आपको याद होगा कि हमने इन तीनों का कंपैरिजन इस तरह से किया था कि स्पीड आपके पास शैलो वाटर में लेस होती है, ठीक है, या स्लो होती है। मतलब वाटर वेव्स आपने देखा होगा सी साइड पर भी, कि जब आपके पास वो बिल्कुल किनारे तक आ जाती है सारी वेव्स, तो वहां तक आके उनकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। जब आप उसको बैक साइड से जनरेट होते देखते हो, तो आपको वहां से पता चलता है कि वो बहुत ऊंची भी है, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, और उनकी स्पीड भी बहुत हाई है। ठीक है, तो वो आपके पास डीप वाटर में होता है कि वो हाई स्पीड से, और उनकी वेवलेंथ भी लॉन्ग होती है, और शैलो में आते आते वो शॉर्ट हो चुकी होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी सेम इस तरह से हो गई कि आप ये देखो कि अगर वेव्स बढ़ रही हैं हाइट में, मतलब वेवलेंथ में, तो उनकी स्पीड भी ज्यादा है, तो बड़ी वेव को ट्रैवल करने के लिए आपको स्पीड भी ज्यादा चाहिए। और इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, तो ये स्लो स्पीड पे भी काम हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसकी एग्जांपल इस तरह से हम डिस्कस की थी बहुत सिंपल समझने के लिए, कि अगर आपको पता है कि दो लोग हैं, एक की राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, एक की राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट है, तो जिसकी स्पीड स्लो है अगर आप उसको हाफ पेपर लिखने के लिए दो विद इन 10 मिनट्स, और उसी टाइम में अगर आप जिसकी स्पीड फास्ट है उसे आप 1.5 पेपर दो लिखने के लिए 10 मिनट्स में, तो दोनों एक ही टाइम में अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे। आपने क्या किया, आपने उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें जो है वो उन्हें वर्क दिया। ठीक है, तो इसी तरह से वेव भी जब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली मूव करेंगी, तो वो सेम टाइम पे अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी होंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास बेसिकली। तो इस तरह से आपके पास फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो अब हम फैक्टर्स पे जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। वाटर वेव इन अ रिपल टैंक रेफर्स एज इट पासिस फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। तो यहाँ पर आपके पास डीप वाटर टू शैलो वाटर की बात हो रही है। विच प्रॉपर्टी चेंज एज द वेव रिफ्रैक्ट्स। अब रिफ्रैक्ट्स का मतलब है बेंड हो रही है, तो बेंड होने में आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ये आपने फाइंड आउट करना है इसमें। अभी हमने मार्क किया था, तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, स्पीड और वेवलेंथ आपके पास चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही।
डी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो तीन में तो फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास डी ऑप्शन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। फोर वाला सिंपल है, आपने वेवलेंथ दोबारा से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वेवलेंथ शॉर्टर लेस स्पीड। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक देखो तो डीप से शॉर्ट शैलो में जा रहे हो, तो शैलो में वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगा आपका, और स्पीड भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो स्पेसिफिक अगर आप देखो तो चेंज इस तरह से आएगा, लेकिन इसमें उन्होंने जर्नल पूछा था कि किस क्वांटिटी में चेंज आएगा, और अगर स्पेसिफिक पूछते तो आप यही लिखते बिल्कुल सही कि वेवलेंथ और स्पीड दोनों डिक्रीज हो जाती। अच्छा, फोर वाले में बट डिफरेंस इस तरह से है, तो ये सेकंड क्वेश्चन की तरह, बस इसमें डिफरेंस इतना सा है कि सब। सर जी। सर एक सवाल है यहाँ पे। स्पीड एंड वेवलेंथ जो हमने ऑप्शन चेक किया था, उसका एक और तरीका है मतलब चेक करने का, ये भी हो सकता है कि जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो उसके हाँ, अंदर फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होगी, तो बाकी दोनों डिक्रीज हो हाँ ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला से भी रेफर कर सकते हो, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि आप सबने अब ऑलमोस्ट अपने अपने अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं सबको, तो कोई इसमें ये नहीं है कि आप मेरे उसके अकॉर्डिंगली आप देखो। तो मेरा अपना जो था, मैंने एक बस रेफर करवा दिए सारे पॉइंट्स, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो कि हाँ ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, तो इन सब चीजों को हम टेस्ट करेंगे। ठीक है। जाए। ओके सर। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अपने अपने कॉन्सेप्ट जैसे आपने याद किए हैं, आप उनको बिल्कुल उसी तरह से, और जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो खुद भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक प्रैक्टिस है और कहाँ हमें रिवाइज करना है। और फोर वाले में भी सेम वैल्यूज आपके पास टू वाली, बस इसमें ये किया है कि ए बी सी डी सबको इंडिविजुअल कर दिया, कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हम। ठीक है, जिस तरह सेकंड क्वेश्चन में था। तो इसमें आप सिंपल ए बी सी डी में से आपने ये बताना है कि कौन सा डिस्टेंस वेवलेंथ को शो कर रहा है। ठीक है, वहां तो ये था ना कि कंपेयर करके हम दोनों दोनों पॉइंट्स को पेयर बना रहे थे, यहाँ पेयर बनाने की हमें कोई वो नहीं है, हमें सबको इंडिविजुअल चेक करके बताने कौन वेवलेंथ को शो कर रहा है। बेसिकली हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको इवन नजर आ रही है। बी में नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन स्पेसिमेन में भी आया हुआ था, इन्होंने स्पेसिमेन में भी ऐड किया हुआ था। तो स्पेसिमेन खैर आप लोग सॉल्व खुद भी कर लोगे, बाकी ये है कि उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो उसकी भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। ऑलमोस्ट 30 तक कुछ सॉल्व हो गए थे, तो बाकी मैं करके वो भी आपको शेयर कर दूंगा। फिर उसमें मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कुछ न्यूली इंक्लूडेड होते हैं। बाकी हम ईयरली करेंगे, उसमें भी स्पेसिमेन दोबारा देखेंगे। अच्छा, फाइव वाला सेम है, डीप शैलो की बात कर रहे हैं, तो अब हम देखते जाएंगे जो सेम सेम कॉन्सेप्ट है उनको स्किप करके थोड़ा सा नई कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास क्वेश्चन सिक्स में। इसमें आपके पास एक बॉल की मूवमेंट दिखाई है, अप एंड डाउन वेव की डायरेक्शन दिखाई है, अब ये बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स आप देखते जाओ और चेक करते जाओ कौन सी ओके हो सकती है इसमें से, और कौन सी हमें क्रॉस करनी है। अच्छा देखो, वेव्स की जो बेसिक डेफिनेशन थी, वेव्स की डेफिनेशन आप सबको पता होगा कि वेव्स में हम सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, मैटर कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, बोथ एनर्जी एंड वाटर आर ट्रांसफर्ड, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड इन द वेव डायरेक्शन बट वाटर इज, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने एनर्जी को ट्रांसफर करना है, मैटर को नहीं। सी हो सकता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वाटर नहीं हो रहा, और नाइदर एनर्जी नॉर वाटर इज ट्रांसफर्ड इन द वेव डायरेक्शन, तो डी भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सी आपके पास राइट चॉइस होगी, क्योंकि वेव की बेसिक डेफिनेशन हमने यही डिस्कस की है, हमने यही पढ़ी है स्टार्ट में, कि आपके पास वेव्स में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस क्वेश्चन हमारा 5 था। तो 5 में बेसिकली उन्होंने पूछा है कि डीप टू शैलो मूव कर रहे हैं हम। तो वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने प्रीवियस सॉल्व किया, और विच प्रॉपर्टीज डिक्रीज एज द वेव एंटर्स द शैलो रीजन। तो अब इस बार उन्होंने डिक्रीज के रेफरेंस से पूछा है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 4। अच्छा, अब ये आपके पास दोबारा से रिपल टैंक का क्वेश्चन है। और क्योंकि इसमें मेन टॉपिक आपका रिपल टैंक ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी सब बेसिक बेसिक हमें आइडियाज से पता चल जाता है। इसमें बताना विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द वेव्स आफ्टर दे आर रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस। अब इसमें भी आपको याद होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास सेम होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, तो हम उसके अकॉर्डिंगली और चेक करके देखते हैं कि हमारे पास क्या इसमें कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो बेसिकली उन्होंने ऑप्शंस में कुछ और ही पूछा। उन्होंने पूछा है स्पीड और वेवलेंथ। ठीक है, तो उन्होंने एंगल का कुछ पूछा ही नहीं इस बार। तो स्पीड और वेवलेंथ का मतलब ये कि हमारा मीडियम सेम है। हम मीडियम चेंज नहीं करते रिफ्लेक्शन में। ठीक है, बस कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, तो स्पीड भी सेम रहेगी, वेवलेंथ भी सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम बेसिक थ्योरीज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा बाकी फैक्टर्स को निग्लेक्ट करके हम चीजें डिस्कस करते हैं। वैसे तो माइनर सा चेंज आएगा, लेकिन क्योंकि हम अभी उन चीजों को इतना एडवांस डिस्कस नहीं करते, तो जर्नली कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी स्पीड और वेवलेंथ सेम रहेगी, सिंपल। क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, रिफ्रैक्शन की नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। वैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, लेकिन आप वैसे बता सकते हो। स्टेटमेंट सिंपल है। इसमें इंफ्रारेड की बात की है इन्होंने। इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। अच्छा, इसमें बेसिकली ईएम वेव्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों की कंबाइन फॉर्म होती है, और इन्हें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। एक चीज और हमने इम्पोर्टेंट यहाँ लिखी नहीं, बस हम डिस्कस करके ऊपर चले गए, कि आपके पास यहाँ पर जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव में से जो ईएम वेव्स होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है हमारे पास, क्योंकि सर वो एक्चुअली जो स्पेस है विच इज वैक्यूम, बिल्कुल। तो वहाँ पे भी हाँ, वो ट्रैवल करती है जिसकी ठीक है, वजह से। हम सैटेलाइट से भी बिल्कुल अपना लिंक करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल में आपके पास जो सारी एग्जांपल्स होती है उसमें हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो एक चीज हमारे पास ये, वैसे तो बेसिक सबको याद ही होता है, बस यहाँ पर हम रिवीजन में हमें पॉइंट याद नहीं आया। तो खैर ये बेसिक सा डिफरेंस सबको पता है। तो बेसिकली ईएम की बात हो रही है, तो ईएम में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इंफ्रारेड भी आता है। ठीक है, हमने पढ़ा था वायलेट, इंडिगो और ये सब, इंफ्रारेड, ब्लू, येलो, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब आपके पास फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो इसमें आपके पास इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आती है। तो इंफ्रारेड का मतलब ये कि वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। कैन नॉट वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। कैन नॉट ट्रैवल इन सॉलिड और गैस, तो बी और सी भी पॉसिबल नहीं है। डी पॉसिबल है, क्योंकि बेसिकली सी हमारे पास सही है, लेकिन उसमें उन्होंने लिख दिया ओनली, तो ओनली तो नहीं है। तो डी इसमें सबसे बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कैन नॉट फिर से लिखा है, इसमें सिर्फ ओनली लिख दिया। तो डी आपके पास बेस्ट चॉइस होगी। ठीक है। अच्छा, 9 वाले में दोबारा से देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके पास, डीप शैलो वाटर वाला, ये वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। अभी इतने से 9 क्वेश्चंस में देख लो कि 4 बार तो इन्होंने यही पूछा हुआ है। तो ये कितनी बार रिपीट होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट में से अगर आता ही है तो ये आपका रिपल टैंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि सी होगा ऑप्शन। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें ना समझ आए। आगे देखते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूछिए क्वेश्चन नंबर 10 में। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ फिक्स पॉइंट पर सेकंड, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि उसमें एडेड टू द नंबर बहुत डिटेल टाइम टेकन फॉर वन वेव, टाइम टेकन नहीं होता वो, तो हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा, और ये भी नहीं पॉसिबल, सिंपल सी चॉइस ए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का पूछ रहे हैं फिर से, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो सब ट्रांसफर्स होती हैं, ठीक है। कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये पॉसिबल नहीं है। फ्रीक्वेंसी सेम होना, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कलर्स की फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा है प्रिज्म में, सबकी डिफरेंट आती है। तो आपके पास ए ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद 12 वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया है, दे ट्रैवल थ्रू लेड। अच्छा देखो, लेड की बात की है ना उन्होंने, अब हर वेव जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो लेड से पास नहीं हो सकती, ठीक है। बेसिकली लेड आपके पास एक डिफरेंट मटेरियल है, ये इन्होंने रेडियो एक्टिव, अगर आपको याद हो तो रेडियो एक्टिव में आपने पढ़ा था सिर्फ गैमा इसको क्रॉस कर सकती, और गैमा भी इससे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो गैमा से भी इसको स्टॉप होने का मतलब ये है कि गैमा रेज हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पर होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स। तो जब वो लेड को क्रॉस नहीं कर पाती, तो बाकी कैसे ट्रैवल कर पाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैमा कुछ थिकनेस लेड की क्रॉस कर सकती है, लेकिन उसकी एक लिमिटेड अमाउंट होती है, रेंज होती है, उससे ज्यादा वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी लेड के थ्रू। तो गैमा बिल्कुल हमारे पास एक्सट्रीम हमारी हाई फ्रीक्वेंसी पर होती है। तो जब गैमा रे नहीं पहुंच पा रही लेड के थ्रू, तो इंफ्रारेड वगैरह तो बिल्कुल नहीं क्रॉस कर सकती, क्योंकि उनकी तो वेवलेंथ ही बहुत हाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, सिंपल सा 1300 फ्रीक्वेंसी दे दी इन्होंने, और डिस्टेंस दे दिया आपको 1300 मीटर, और टाइम दे दिया आपको 4 सेकेंड। आपने कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। फॉर्मूला क्या यूज करोगे? V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सॉल्व कर लोगे उससे? फ्रीक्वेंसी तो 1300 आपके पास है, लैम्डा आपने कैलकुलेट करना है, लेकिन मसला ये है कि V उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, कोई मसला नहीं है, आप डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। 1300 डिवाइडेड बाय 4, और 1300 भी यहाँ का डिवाइड ही होगा, जो राइट हैंड साइड पर है बेसिकली। तो 1/4 का मतलब ये हुआ कि आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.025, ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/4 करना है। अच्छा 13 में उन्होंने फिर से रेंज से रिलेटेड दिया है, क्योंकि जर्नल प्रॉपर्टीज है, तो वो जर्नल बेस के क्वेश्चन पूछेगा आपसे बिल्कुल। 13,000 है, 13,000 है फ्रिक्वेंसी। अच्छा सही, सॉरी, ये 13,000 है, इसको 1000 कर लेते हैं। 13,000 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर आपके पास 10 टाइम्स आएगा, तो बेसिकली हम 10/4 कर रहे होंगे, ऐसा ही है। 13,000, 1300 बिल्कुल सही है। 2.5 आ रहा है, इसको सही कर लेना। मैंने जल्दी में उसको 13,000 को 1300 लिखा, तो 2.5 हो जाएगा ये बेसिकली, ये करेक्शन है किसमें। 1 मिनट, बल्कि 1 मिनट, एक मिस्टेक फिर से हुई। 13,000 हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, इसको हमने राइट पर लिखना है, और ये जीरो हमारे पास यहाँ पर ऐड। यही है। 13,000 फ्रीक्वेंसी हमने राइट पर लिखनी थी, 13,000 डिवाइड में आ रहा है, ऐसे ही है, और डिस्टेंस 1300 था, तो यही आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम हो गया था, बाकी आंसर ए ही आएगा, ठीक है।
ठीक है, ऑप्शन ए हो गया हमारे पास। और बाकी उन्होंने 13 में पूछा है कि स्टार एक्सप्लोर्स इन आउटर स्पेस। कोई बात नहीं, स्टार एक्सप्लोर का लिखा है रेफरेंस, लेकिन पूछेगा आपसे वेव्स ही। विच वेव फ्रॉम द एक्सप्लोडिंग स्टार डू नॉट रीच द अर्थ? साउंड। क्योंकि साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपके पास रीच नहीं कर सकता अर्थ को। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और हम आगे देखते हैं। खैर ये भी इजी है, लेकिन देख लो चलो। थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन है। आपके पास ग्लास ब्लॉक पर जब वो पहुंचेगा, मतलब ये उन्होंने कहा कि व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी एज इट रीचेस द ग्लास ब्लॉक। तो ग्लास ब्लॉक तक पहुंचने पे यहाँ पर उन्होंने पूछा कि इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी और स्पीड में क्या चेंज आएगा। सी, फ्रीक्वेंसी सेम स्पीड डिक्रीज। क्योंकि आपको पता है ग्लास ब्लॉक रखा हुआ है, तो वाटर का लेवल चेंज हो गया। यहाँ पे डीप था, यहाँ पर शैलो हो गया। ठीक है, तो शैलो में सेम वही फैक्टर्स हैं। तो वो आपसे घुमा फिरा के वही चीजें पूछ रहा है। ठीक है। अब वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी। सर चालू कैसे हो गया ग्लास ब्लॉक रखने से सिर्फ? अच्छा, ग्लास ब्लॉक रखने में पता है क्या हुआ? अब ग्लास ब्लॉक है सॉलिड, तो सॉलिड तो अपनी स्पेस पूरी लेगा। ठीक है, वो तो यस। गैप देगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास ब्लॉक के ऊपर वाला जो वाटर है, क्योंकि आपके को वाटर पूरा लेवल में है, तो लेवल का मतलब ये हुआ कि जिस तरह स्विमिंग पूल में आपके पास स्टेयर्स होती है, तो स्टेयर वाला एरिया जो है वो शैलो होता है, और आगे वाला एरिया डीप होता है। तो इसी तरह से डीप शैलो का रीजन बन गया। और डीप शैलो में आपको पता है डिफरेंस किस तरह से करते हैं। वही तीन फैक्टर्स, फ्रीक्वेंसी सेम, स्पीड डिक्रीज। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने फ्रीक्वेंसी आपको कहा है 10 किलो हर्ट्ज है। तो बेसिकली ये 10 किलो हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। विच पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इज पॉसिबल? अब आपने क्या करना है, बस सिंपल इसकी वैल्यूज बतानी है कि कौन सी दो वैल्यूज आपके पास ये आंसर आपको देगी। बेसिकली वी डिवाइड बाय लैम्डा करके चेक करना है। तो एक एक करके इनको डिवाइड करके आप सिंपल कैलकुलेशन कर लो। जो आंसर होगा आपके पास 10,000 आंसर आना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके पास। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको एक दो तीन चार चार जीरोस चाहिए। तो स्पीड आपके पास यहाँ पे 10 टू द पावर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो 8 - 4 करेंगे तो 4 हमारे पास रिमेनिंग होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 10,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस हो गए जर्नल वेव्स के।